हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए मेरे साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 21 है। और दोस्तों आइए आज के मॉक टेस्ट नंबर में जानते हैं कि आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यकीनन दोस्तों, ऐसे मेरे साथीगण, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथीगण 1 से 20 तक मॉक टेस्ट नंबर आप ज़रूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, और उनका एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कराया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एम अनंत सेन अयंगर। अगर दोस्तों लोकसभा के बारे में आइए थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा के जो पहला अध्यक्ष हुआ था ना, उनका नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो जीवी मावलंकर दोस्तों आपको याद रखना है। अगर साथीगण में अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो बेसिकली ओम बिरला आपके वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। लेकिन दोस्तों बात रहेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष की नहीं, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो बेसिकली एम ए अयंगर आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो बेसिकली दोस्तों एम ए अयंगर आपको याद रखना है। लेकिन मेरे साथीगण यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला स्पीकर कौन था। तो मीरा कुमार, इस पॉइंट को याद रखना गया। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि महिला स्पीकर कौन थी, तो सुमित्रा महाजन। बेसिकली अभी आपके एग्ज़ाम में दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बहुत उम्मीद है आपके दूसरे महिला स्पीकर कौन थी, तो सुमित्रा महाजन। और पहला मीरा कुमार, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में हमेशा लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, आर्टिकल 85 इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 85 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, इसके बारे में दोस्तों आपको याद रखना। आर्टिकल 85 बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और बेसिकली लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में कहा गया है। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना, हमेशा आपके लोकसभा, राज्यसभा और संसद, ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कल मैंने आपको सांसद से कहा और आज मैंने आपको लोकसभा के बारे में चर्चा किया, तो यकीनन दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों 1948 में त्रिपुरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बेसिकली आपके सुभाष चंद्र बोस जी से 1938 और आपके 1939। अगर मैं साथीगण बात करूं कि 1938 आपके हरिपुरा अधिवेशन और 1939 जो कि त्रिपुरा अधिवेशन, ये 2 बार लगातार आपके सुभाष चंद्र बोस जी भारत के आपके जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, उनका अध्यक्ष किया था। उसमें से जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था ना, बेसिकली महात्मा गांधी के एक उम्मीदवार था जो कि पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा के त्रिपुरा अधिवेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा मेरे साथीगण महात्मा गांधी जी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके 1924 में जो बेलगामा अधिवेशन हुआ था ना, उसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि 1925 हुआ था ना, जो आपके कानपुर अधिवेशन, वहाँ आपके जो सरोजिनी नायडू है ना, इन्होंने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मेरे साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे क्लास का कंटेंट और साथ ही दोस्तों मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे साथीगण, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है साथीगण, है ना। और दोस्तों चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली जो न्यायिक समीक्षा है ना, उनको संशोधित नहीं किया जाता है।
दोस्तों आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आपके बारे में आपके एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेसिकली किस देश के संविधान से लाया गया था। तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया था। कभी कभी दोस्तों जब डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयरलैंड के किस आर्टिकल से डीपीएसपी को लाया। तो बेसिकली दोस्तों 45 आर्टिकल से लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है ना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बारे में जिक्र किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। इनसे संबंधित दोस्तों आर्टिकल 37 में हर एक क्वेश्चन जब डीपीएसपी आता ना, तो हमेशा कहता हूं कि आर्टिकल 37 आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी आप न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये आपके सीजीएल में कई बार धूम के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपके एनटीपीसी में भी इस बार क्वेश्चन अति इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लाया गया है। भाग 3 में 12 से 35 के बारे में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार से आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 13 में कहा गया मेरे साथीगण कि कोई भी ऐसा राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का भंग हो। बेसिकली दोस्तों आपको मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, ये 13 आर्टिकल और 37 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए साबित होगा दोस्तों। यकीनन दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लेना मेरे साथीगण, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। प्रस्तावना से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाने की इतनी संभावना है। उसमें से प्रस्तावना की भाषा दोस्तों हमेशा आपके ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इनका विचार की मैं बात करूँ तो आपके अमेरिका से। दोस्तों इस स्लाइड में मैंने आपको इतना सा एक्सप्लेन किया है ना दोस्तों। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको शायद पता होंगे दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, तो केवल आप इस उद्देश्य से मत आइए कि हमें जो क्वेश्चन आता है उसी में बेहतर, नहीं दोस्तों, आप केवल सीखना के उद्देश्य में आइए कि नहीं मुझे सीखना है दोस्त, अभी टाइम है, आपकी एग्ज़ाम बाकी है ना। तो जितना हो सके दोस्तों सीखिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद आप इसे एक बार ज़रूर पुनः रिवीजन कीजिए। ROM डैश से बनी होता है, बेसिकली एकीकृत जो परिपथ होता है ना, उन्हीं से दोस्तों ROM बना होता है। और हमेशा RAM और ROM उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एनटीपीसी में। कई बार दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सामान्य जो परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बेसिकली आपको याद रखना है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यकीनन हर एक सेट में मैंने आपको 2 फुल फॉर्म जो कि हम हमेशा लाता हूं, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में जिस तरीके से जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भी वही लेवल के साथ क्वेश्चन को सेट करके लाता हूं, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है ना, बेसिकली गोल्डन टेम्पल किस पर आधारित शिला थी रखनी थी। तो बेसिकली हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। और ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है, हमेशा दोस्तों आपके टेम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत के सबसे अधिक अगर इम्पोर्टेंट टेम्पल की मैं बात करूं, तो तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखना, मीनाक्षी मंदिर कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐरातेश्वर मंदिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके तमिलनाडु के मंदिर आ जाएगा। और एक आपकी जो जम्मू कश्मीर में मंदिर होता है, तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपके टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको याद रहना चाहिए इस तरह से क्वेश्चन। अगला अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। तो बेसिकली गोपाल कृष्ण गोखले। और इनसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले बेसिकली महात्मा गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। और ये हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके चेले भले गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। और इस पॉइंट को याद रखना है। आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी से भी बहुत बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एनटीपीसी में इसी तरीके से क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखा गया था, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो बेसिकली एस तरंगे में आपके भूकंप के अनुप्रस्थ विस्थापन जो कि शामिल है। हमेशा दोस्तों आपके भूकंप हो जाएगा, किस तरंग से शामिल है, और भी इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में साइंस के माध्यम से क्वेश्चन देखा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है, याद करना है, पढ़ना है दोस्तों, है ना। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो बेसिकली ऑस्मियम आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे साथीगण। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिए और क्लास जब ख़त्म हो जाए ना, तो पुनः एक बार आप ज़रूर रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही लेवल है आपके एग्ज़ाम का। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, है ना। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित थी। तो बेसिकली भानु प्रताप सिंह समिति बेसिकली आपकी कृषि नीतियों से संबंधित था। और दोस्तों इसी के साथ आपके एग्ज़ाम में हमेशा कृषि के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को रिलेट करके भी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था, आपकी बेसिकली कृषि पे ही आधारित था। इस पॉइंट को भी याद रखना है ना। और दोस्तों हमेशा चाहे आपकी हरित क्रांति से संबंधित, जो गेहूं से संबंधित था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए रिलेटेबल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसमें से कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित कौन सी समिति बनाया गया था। तो भानु प्रताप सिंह समिति। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैं एक एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके साथ दोस्तों प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत कारगर साबित हो सके, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नवीनीकरणीय ऊर्जा अभिकरण है ना, अन्य की इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय बेसिकली कहाँ है। तो आबू धाबी में दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ऐसे मेरे साथी को नहीं आता होगा, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे साथीगण, ओपेक का आपको सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन का पता होगा। आपके एग्जाम में आसान आसान वाला, जिनेवा वाला हर किसी को पता रहता है दोस्तों, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे साथीगण को नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा अभिकरण आपकी बेसिकली मुख्यालय आबू धाबी में है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। तो बेसिकली स्थल मंडल के जो नीचे होता है ना, उसी को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों ऑप्शन भी आप किस प्रकार से सेट करता है एग्जामिनर, वायुमंडल के नीचे, स्थल मंडल के नीचे, स्थल मंडल के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना, दुर्बलता मंडल जो आपके स्थल मंडल के नीचे स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे गहरी झील कौन सा है। तो आपके बैकाल झील आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैकाल झील। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि विश्व का सबसे, अगर मैं बात करूँ गहरी में से, तो आपके बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली जो गधे हैं ना बेसिकली कहाँ पाया जाता है। आपके गुजरात में भारतीय जंगली गधे पाया जाता है। आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बेसिकली हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके असम में स्थित है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से देता हूँ। आपके 1992 में दोस्तों कौन प्रोजेक्ट आया था, आपको बताना दोस्तों। आपको 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था, ये पॉइंट आपको, 2 पॉइंट आपको दोस्तों। अगर आप मेरे क्लास को सीरियस से देख रहे हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप एक सच्चे और अच्छे छात्र हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, है ना। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। तो बेसिकली 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो मौलिक अधिकार में है ना, उन्हीं को हटाकर आर्टिकल 300 ए में आने की विधिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके 44वां संविधान संशोधन बनता है दोस्तों, और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये भी इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो दोस्तों प्रस्तावना में जो कि सबसे पहली बार संशोधन किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमेशा आपके एग्ज़ाम में संशोधन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों मौलिक अधिकार को हटाकर आपके जो संपत्ति का अधिकार है ना दोस्तों, वो आपके हटाकर 300A में जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 3 शब्द को इसमें जोड़ा गया था। दोस्तों कौन कौन 3 शब्द जोड़ा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजया बैंक और देना बैंक को विलय इनमें से किस बैंक से हुआ था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को, अगर मैं बात करूँ, 2 बैंकों को मिला के बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया था, जिसमें विजया बैंक और देना बैंक। आपके एग्जाम में स्टेट बैंक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों इसको भी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 को मिला के दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया दोस्तों। और फिर जाके 1955 में दोस्तों इनका नाम चेंज करके स्टेट बैंक रखा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार आपके SBI से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके RBI से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। RBI दोस्तों बेसिकली इनसे एक आपको क्वेश्चन याद रखना कि जब ये शुरुआती में आया था ना दोस्तों, तो ये बेसिकली कितने पूंजी के साथ आया था, तो 5 करोड़ पूंजी के साथ आया था, जो आपके NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है, तो गोविंद बिहारी लाल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों जितने भी आपके पुरस्कार है दोस्तों, उनसे संबंधित, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑस्कर से संबंधित पहले भारतीय पूछा जाता है, और मैं बात करूं दोस्तों तो आपके मेजर ध्यानचंद से पहले भारतीय, अगर मैं बात करूं पुलित्जर पुरस्कार से फर्स्ट भारतीय। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी भारत के पुरस्कार है, चाहे द्रोणाचार्य से माध्यम है, उन सभी प्रथम भारतीय विजेता का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आपकी NTPC में हमेशा क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के इनमें से किस अंग या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो बेसिकली न्यायिक समीक्षा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परिचकली बेसिकली किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो लक्षद्वीप का दोस्तों लावाकली और परिचकली, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। लावाकली और जो परिचकली है ना, ये दोनों कली वाला आपको याद रखना है। लक्षद्वीप का लोक नृत्य है, और आपके ये NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। हमेशा दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुम्मी सीधी मर्दाली, ठीक है, कुम्मी सीधी मर्दाली। आपके घंटा मर्दाला, ये आपके कहाँ के, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। आपके कर्नाटक से दोस्तों अचगान बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। अचगान आ जाएगा, वीरगाज से आ जाएगा, कृष्ण पारिजात आ जाएगा, वेल्लाट आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है, और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बेसिकली आर्यभट्ट आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। और दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हिमालय जो पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है, तो बेसिकली हिमाचल और हिमाद्री और शिवालिक में ये तीनों को विभाजित किया गया था और विभाजित किया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य जो कि पदार्थों के विशिष्ट ऊतक को मौजूद होते हैं, बेसिकली मर्सिलिया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए आपके डिफ़िकल्ट और मॉडरेट और इजी, जो कि तीनों मिला के दोस्तों मैं आपके लिए सेट करता हूँ, है ना, ताकि आपको अगर पढ़ने में आए दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टिस के बीच में अनुबंध के सर्वोत्तम जो कि है, तो बेसिकली ओपेक। और हमेशा ओपेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके WHO से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपके 4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों इनसे आपकी बेसिकली मुख्यालय से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इन चारों का आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वैश्विक जो मौसम पूर्वानुमान हम जैसे बताता है ना दोस्तों कि क्या कल क्या पानी पड़ने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो बेसिकली ये आपके सुपर कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित था? तो बुतरस बुतरस खाली ये आपके यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव रहा था। और हमेशा आपके यूनाइटेड नेशन से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है जो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुआ था। अगर मैं बात करूँ, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुतरस बुतरस खाली किस देश के किस महाद्वीप से संबंधित था? तो आपको याद रखना है वो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय जो प्लग्स है ना उनका एसआई इकाई क्या है? तो बेसिकली वेबर आ जाएगा और इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा आपके साइंस में चुंबकीय प्लग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और कई बार आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो बंग भंग विरोध आंदोलन के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में रॉलेट एक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी आपके गांधी जी से संबंधित आंदोलन है आपको याद रखना है ना। तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में दोस्तों आपके चौरा चौरी कांड हुआ था, 1925 में आपके ट्रेन एक्शन मूवमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहले भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ ना उन्होंने ही सबसे पहले सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार किया गया था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि की जो प्रणाली ना सबसे पहले किस शासक के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो हैदराबाद के जो निज़ाम हुआ ना सबसे पहले वही ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला चौधरी चट्टोपाध्याय जी। और हमेशा दोस्तों इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नमक आंदोलन जो महात्मा गांधी का नेतृत्व है ना और किस किस व्यक्ति ने किया था? तो कस्तूरबा गांधी, कमला चौधरी चट्टोपाध्याय। और इनमें से कमला देवी जो चट्टोपाध्याय ना इनसे संबंधित कई बार आपको ऑप्शन में देता है ना, उसमें से कौन किन्होंने जो कि उसका नेतृत्व नहीं किया गया था? लोग आंसर मार के आता है कमलादेवी चट्टोपाध्याय। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना इन्होंने ही केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रहने के लिए राजी करवाया था महात्मा गांधी जी से। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1930 में नमक आंदोलन से संबंधित इन सभी जुड़े हुए और बड़े बड़े नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो हसदेव घाटी है ना बेसिकली कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों झारखंड के आपकी जो धनबाद एरिया है ना जो झरिया है बेसिकली ये भी कोयला से संबंधित है। झारखंड में अबरख जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, है ना।